नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो। एनआईए ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। 250 लोगों को तकरीबन अरेस्ट किया गया है। लेकिन आज टक्कर में हम बात करेंगे पीएफआई के खुफिया विंग की और ये बताएंगे इसका मकसद क्या था। लेकिन सवाल उन लोगों पर खड़ा होता है जो आरएसएस का नाम लेकर पीएफआई को बेइंतहा बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारे साथ होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद एसटी हसन और कांग्रेस के नेता राशिद अलवी। तो आज इसी पर होगा सबसे बड़ा संवाद सीएनबीसी आवाज की टक्कर में। देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े और 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। निश्चित रूप से चिंताजनक है। और अगर कोई ऐसी चुनौती देना चाहता है, इस्लामीकरण कर देंगे या ऐसी जो मंशा है, ये मंशा ज्यादा खतरनाक है। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब इस पर हो रही राजनीति भी समझ लीजिए। कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी दिग्विजय सिंह को पीएफआई और आरएसएस एक जैसे संगठन लगते हैं। के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी पीएफआई पर कार्रवाई वाला दर्द ट्वीट कर जाहिर किया। उन्होंने लिखा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। आरएसएस और पीएफआई दोनों के लिए कानून में फर्क क्यों? कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है तो उनको उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको जो लोग इस तरह के इसको पीएफआई को और राष्ट्रवादी संगठनों को जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो पीएफआई की को बचाव करने की कोशिश करते हैं और उनके सुरक्षा कवच बनने की कोशिश करते हैं। बीते शनिवार पुणे में पीएफआई के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी के आरोप लगे तो आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी इसके भी बचाव में कूद पड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया। सवाल ये है कि क्या पीएफआई का खेल खत्म होने वाला है, और सवाल ये भी कि सियासी नफा नुकसान के लिए ऐसे संगठन को कवर फायर क्यों? आज क्या पीएफआई का गेम ओवर है? इस पर बड़ा खुलासा तो हम करेंगे ही, लेकिन मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कई मेहमान सुपर एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। राशिद अलवी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी से एसटी हसन है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। नकवी जी, आपने पीएफआई को अलकायदा की परछाई कहा है और आईएसआईएस की प्रॉक्सी कहा है। इतना ही अगर खराब संगठन है तो इसे बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? सीधा सवाल है मेरा। देखिए अमित जी, जो संगठन कहना भी मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। जो शैतानी मानसिकता से इकट्ठा लोग एक संकल्प लेकर के, एक साजिश लेकर के, एक सोच लेकर के चल रहे हों कि हम 2047 तक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट इस्लामोक्रेसी में बदल देंगे और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट इस्लामोक्रेसी से डिमोलिश कर देंगे, तो वो लोग जो है वो अलकायदा की परछाई हो सकते हैं। अलकायदा मतलब कि आतंक और आतंक के आकाओं की सोच। दिग्विजय सिंह, बर्क, अबू आजमी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। आप भी मुसलमान हैं, अबू आजमी को कौन हक देता है कि इसे मुसलमानों से वो लगातार जोड़े? क्या इस पीएफआई को देश के मुसलमानों से जोड़ा जा सकता है? मेरा सीधा सवाल है मुख्तार अब्बास नकवी जी, जवाब इस बात का। नकवी जी, ये गलत जोड़ रहे हैं। ये ना ये मुल्क के दोस्त हैं, ना मानवता के दोस्त हैं और ना मजहब के दोस्त हैं। ये इस्लाम के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं
और साथ ही साथ जो है वो ईमान के भी दुश्मन है। तो इसलिए जो लोग इसको मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हैं वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखिए कोई भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, अभी अलकायदा हमारे देश में अपनी जड़ें नहीं जमा पाया, लेकिन उसने इस तरह के प्रॉक्सी तैयार कर दिए और वो धीरे 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 उनकी मशरूमी ग्रोथ होती है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एक कर्नाटक का ऑर्गेनाइजेशन, एक केरला का ऑर्गेनाइजेशन मिल मिला करके इनके साथ मर्ज करके वो कहते हैं हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई अब। यानी कि आप ये सोचिए कि हमारे देश में बहुत डेमोक्रेसी, मैंने इसीलिए शुरू में आपसे कहा अमीर जी कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट इस्लामोक्रेसी से डोमिनेट करने की कोशिश है। इसका न इस्लाम से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, न किसी भी मजहब से मतलब है। ये शुद्ध रूप से देश में आतंक फैला करके अपनी शैतानी हरकतों को अंजाम देने से मतलब है इसका। मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में राशिद अल्वी भी हैं। राशिद अल्वी, नकवी जी ने कह रहे हैं कि पीएफआई अलकायदा की परछाई है और आईएसआईएस की प्रॉक्सी है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, आपके विचार क्या है? दो टूक पूछ रहा हूं मैं। राशिद अल्वी, देखिए सवाल गर्व का नहीं है, सवाल यह है कि देश के खिलाफ जो भी कोई काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप ये कहते हैं पीएफआई के खिलाफ हो रहे तो गर्व होना चाहिए, इससे आपकी नीयत का पता चल जाता है। जो भी संगठन है, जो भी आदमी है, अगर देश के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर पीएफआई के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो इसमें प्राउड करने की क्या ज़रूरत है? अफसोस की खबर है कि इस देश के अंदर देशद्रोही मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके सबूत भी देश के सामने आने चाहिए। आ तो रहे होता क्या है कि गुजरात के अंदर आ तो रहे, कई मीडिया के अंदर आ रहे हैं ना, ये तो देखिए कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है। गुजरात के अंदर 219 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 19 साल के बाद उन सबको अदालत ने बरी कर दिया। कौन है जिम्मेदार 19 साल के लिए? उन्होंने जिंदगी, उनमें से 8-10 लोग जेल के अंदर मारे गए। आप शुरू में कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, नतीजे कुछ और निकलते। अगर उन्होंने सचमुच किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। देश के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, लेकिन बदले की भावना से, किसी एक संगठन को ख़त्म करने की भावना से, और अगर वो इतने ख़तरनाक हैं, अभी तक सरकार ने पाबंदी क्यों नहीं लगाई? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक सरकार ने पाबंदी क्यों नहीं लगाई है। मुख्तार अब्बास नकवी, क्या पीएफआई पर बैन का वक्त आ गया है? व्हाट इज योर टेक? नकवी जी, देखिए मुझे अमीर जी एक चीज़ बहुत साफ दिखती है। देखिए मुझे एक चीज़, जो चीज़ें जिस तरह से इनकी शैतानी मानसिकता और शैतानी हरकतें एक के बाद एक दिखाई पड़ रही हैं, एक के बाद एक इनके खुलासे हो रहे हैं जी। इनकी षड्यंत्रों की और इनकी साजिशों की फहरिस्त दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा के हित में जो एजेंसियां हैं वो सही रास्ते पे जा रही हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे संगठन और ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग खुले नहीं छोड़े जा सकते जी। क्या पीएफआई पर बैन कर देना चाहिए, पीएफआई को बैन कर देना चाहिए? राशिद अल्वी, आपकी इस पर क्या राय है? सीधा सवाल है मेरा। अल्वी जी, पीएफआई शुड बी बैंड? मेरी राय है कि देशद्रोही लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्तार अब्बास नकवी को ये बताना चाहिए कि उनके पास क्या सबूत हैं जो वो ये बात कह रहे हैं। ये बात तो जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो ये बात कहें तो अच्छा है। तो पीएफआई को आप देशद्रोही मानते हैं? पीएफआई, इतना ही कह सकता हूँ जी। पीएफआई मैं जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, मैं किसी अदालत का फैसला जब तक नहीं आता मैं किसी को देशद्रोही नहीं मानता। लेकिन आपके काबिल दोस्त लखीमपुर में जी आपके काबिल दोस्त दिग्विजय सिंह तो आरएसएस और पीएफआई को बराबर खड़ा कर रहे हैं।
आरएसएस की कार्रवाइयां भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। दिग्विजय जी जो बात कह रहे हैं यकीनन किसी सबूत की बुनियाद पे कह रहे होंगे। और सवाल यह कि लखीमपुर में जिस मंत्री के बेटे ने 4 लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, वो आज भी आप मंत्री बना हुआ है, उसे ड्रॉप करने को तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी। ऐसे लोगों को साथ लेके अगर आप सरकार चलाएंगे तो भाई सवाल तो उठेंगे, शक तो होगा, शुबा तो होगा। पीएफआई अगर आपने बोला दिग्विजय सिंह, यू सपोर्टेड दिग्विजय सिंह कैटेगोरिकली। अगर आपको लगता है कि आरएसएस इतना देश विरोधी संगठन है, जो जब आपका शासन था तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? सरदार पटेल, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम लोग संघ की तारीफ कर चुके हैं। आपका शासन था इस देश के अंदर, थोड़ा शासन नहीं था, 65 से 70 साल का शासन था। आरएसएस क्यों नहीं आपने कार्रवाई करी आरएसएस पर? प्रणब मुखर्जी तो हेडक्वार्टर तक चले गए आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा करी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरा ख्याल ऐसा है कि आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। सरदार पटेल ने क्या कहा था आपको मालूम है आरएसएस के बारे में? आरएसएस के बारे में कहा था कि इनके दिल नफरत से भरे हुए हैं, और पाबंदी लगाई थी आरएसएस के ऊपर, और उसके बाद खोली भी थी। इतिहास का ये पन्ना पढ़िए, बिल्कुल पढ़ा हुआ, उसके बाद खोली भी पन्ने थी को। जी हाँ, इतिहास के पन्ने में तो ये भी है कि महात्मा गांधी, इतिहास के अदालत नकवी साहब, अगर आप मुझे इतिहास के पन्ने की बात कर रहे हैं तो मैं बाइज्जत आपको बोलना चाहता हूं, इतिहास के पन्ने में तो महात्मा गांधी गए थे और संघ के कार्यक्रम के अंदर वर्धा में। क्या करिएगा 1934 में? आप क्या बात कह रहे हैं? आप महात्मा गांधी को आप बता रहे हैं कि आरएसएस को सपोर्टर थे महात्मा गांधी। He went to RSS। इतिहास का नया पन्ना लिख रहे हो, नया पन्ना लिख रहे हो इतिहास का 1934 में करने के लिए। तो क्या है कि अगर सुनिए मेरी बात, किसी से मुलाकात करना, कोई उसकी विचारधारा को, आपके चैनल पे मैं कितनी बार आता हूं, क्या आपकी विचारधारा से मिलता है मेरा कोई? मेरी विचारधारा तो राष्ट्रवादी है सर। विचार अलग, मेरे अलग। जी जी, चलिए राष्ट्रवादी की बात हो रही है तो दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी दोनों, नकवी साहब, आरएसएस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि पीएफआई और आरएसएस का एक ही मंत्र है, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। मिस्टर नकवी, राशिद अल्वी और दिग्विजय सिंह दोनों एक स्वर में बोल रहे हैं। जवाब मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये जब तर्कों की कंगाली होती है ना, तो कुतर्कों के मवाली ऐसे लोग बन जाते हैं। जी, आप एक बात बताइए, कुछ राष्ट्रवादी, एक तरफ राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, और एक तरफ वो संगठन और वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा को तार तार करना चाहते हैं, देश के सौहार्द को ध्वस्त करना चाहते हैं, देश में शांति और के माहौल को तबाह करना चाहते हैं, और हिंसा के माध्यम से देश के इंसानियत और मानवता को लहूलुहान करना चाहते हैं। उनसे आप मुकाबला करेंगे? जी जी, एसटी हसन, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे सवाल है, आपके नेता अबू आजमी कहते हैं कि आरएसएस और पीएफआई के लिए अलग कानून क्यों है? क्या आप पीएफआई और आरएसएस को एक तराजू में तोलते हैं? अगर तोलते हैं तो कैसे तोलते हैं? क्या आपके पास भी कंगाली है? एसटी हसन। देखिए, मैंने उनका बयान तो नहीं सुना है। अच्छा, क्या किसने क्या कहा, लेकिन हमें देश के न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। अगर आरएसएस भी किसी गैर कानूनी काम में संदिग्ध पाई जाती है तो हमारा कानून उसके ऊपर भी उसी हिसाब से काम करेगा। जी 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 जी। शिवानंद तिवारी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को विरोध का एक नायाब तरीका बताया है। नकवी साहब, क्या मोदी के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा सकते हैं? क्या शिवानंद तिवारी ये कह सकते हैं, और वो कह रहे हैं, कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी विरोध का एक तरीका हो सकता है? मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, मुझे क्या लगता है, अरे भाई, आपका पॉलिटिकल, हमारा मोदी जी से विरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से विरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से विरोध हो सकता है, लेकिन आपकी जो मोदी बैशिंग की सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश तक पहुंच जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो अनएक्सेप्टेबल है।
कि मोदी को के खिलाफ आप हंगामा करते रहेंगे, चलो करो आप, कोई बात नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी कुछ बोल सकता है। लेकिन भारत के खिलाफ आप षड्यंत्र और साजिशें करोगे, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करोगे, राष्ट्रीय ध्वज को के होली जलाओगे, तो ये इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, लिखित रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है, ये मैं बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन राशिद अल्वी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपकी क्या राय है? क्या भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने सही हैं? आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, मिस्टर नकवी, मिस्टर राशिद अल्वी? आप एक बात बता दीजिए राशिद जी, वो तो बीजेपी के लोगों ने भेजे होंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। आप पीएफआई को क्लीन चिट दे रहे हैं, बीजेपी पे शक कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपसे मेरा एक सवाल है जी, जब तक अदालत किसी के खिलाफ फैसला न दे दे, उसको गुनाहगार मानना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं मान सकते। पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं तो मानना फिर आप चाहिए। PFI को सेम कैसे अप्लाइज, मानना है कि गुनाहगार है? सेम अप्लाइज व्हेन जब नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगों का आरोप लगा, लेकिन उनको गुनाहगार माना गया था 2002 से, माना गया था, नहीं माना गया था? आपने भी क्या क्या बयान दिए थे? मुझे तो बिल्कुल 22 आप साल गलत हो कह गए रहे हैं। जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स को कवर करते करते। ये सीधी बात है। आप गलत कह रहे हैं। इल्जाम लगाना अलहदा चीज है, गुनाहगार मानना अलहदा चीज है। मैं आज भी कहता हूं, गुजरात में जो कुछ हुआ था उसके लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री जिम्मेदार थे। किसी भी प्रदेश में अच्छा बुरा काम कुछ भी होता है, उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। कल भी कहता था, आज भी कहता हूं। इल्जाम लगाना अलहदा चीज है, जुर्म साबित हो जाना दूसरी चीज है। तो इस समय तो इल्जाम ही लग रहे हैं, लेकिन ये पीएफआई नहीं, देखिए हम कह रहे हैं इल्जाम। पीएफआई अपना जब विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहां पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन आप उस पे शक बीजेपी पे कर रहे हैं, जबकि कहीं बीजेपी का नाम नहीं आया इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। पीएफआई का विरोध प्रदर्शन था, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो गलत है कि नहीं है? शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि आरजेडी के ये विरोध करने का एक तरीका हो सकता है। गलत है, लेकिन उन लोगों को आपने गिरफ्तार किया कि नहीं किया? जेएनयू में नारे लगे थे, आज तक आपने गिरफ्तार नहीं किया। सिवाय प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपकी। आपको तो याद होगा जेएनयू में हॉस्टल के अंदर घुस के बदतमीजियां की गई थी, नारे लगे थे, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों? मीडिया में एक खबर आ जाती है, माहौल खराब कर देते हैं, नफरत फैला देते हैं। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं निकलता जी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ये मुस्लिम संगठन है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। क्या आप भी इस बात से सहमत है? ये मुस्लिम संगठन है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टारगेटेड, पीएफआई। देखिए, ये बात टीवी पे बहस होना ही इस बात का सबूत है कि ये हिंदू मुस्लिम होना चाहता है। अगर वो संगठन गड़बड़ होने दीजिए ना कार्रवाई, क्यों इस पे बहस ही क्यों कर रहे हैं आप? जब कोई नतीजा निकलेगा, अदालत का फैसला आएगा, उस पे हम बहस करेंगे। तो मतलब बहस इस पर नहीं होनी चाहिए, ये राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, आपकी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है, निर्दोष मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, आपकी सरकार भेदभाव की भावना से काम करती है, ये आरोप लगाया जा रहा है और लगातार नेता ये आरोप लगाते हैं। मिस्टर नकवी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा इन लोगों के बयान जिन लोगों ने अभी दिए हैं, उस वक्त के बयान देख लीजिए जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके जी आतंकवादियों को तबाह किया था। पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस करके भी किया था, चाहे और जगहों पे भी किया हो, उनके सारे के सारे कैंप तबाह कर दिए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान उधर से सबूत मांग रहा था, इधर से सवाल की जुगलबंदी हो रही थी। सवाल और सबूत की जुगलबंदी इन लोगों ने भी उस समय भी की थी। इसलिए इनको कभी कभी जो ऐसे लोग जब भी जो राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र के दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, उनके पक्ष में जब खड़े होते हैं, तो मुझे इनकी सोच पर और इनकी नीयत पर और इनकी मानसिक दिमाग पर जो है उससे शक होने लगता है। जी नकवी जी, एसटी हसन, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मौजूदा बीजेपी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ दुर्भावना के साथ काम कर रही है? क्या आप ऑलरेडी अपना मन बना चुके हैं? देखिए, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि देश में क्या देख रहा है, हमारी राजनीति, हमारी सियासत किस तरह से की जा रही है। ना हम विकास की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, ना
किसान की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो जाहिर है फिर सियासत में कम्युनल हो जाती है, सांप्रदायिक हो जाती है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और हम लोगों का कि आज हम 21वीं सदी में जब दुनिया जा रही है, हम अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए भी है। देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी, आपके मुताबिक इन संगठनों को कौन लगातार ऑक्सीजन दे रहा है? क्या जो नेता बोल रहे हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं? ओवैसी, बर्क जैसे नेता लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो बार बार कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक ही उनका टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही बयान आता रहता है, हर चीज में मुसलमान को ले आते हैं, मुसलमानों को टारगेट करने पे ले आते हैं। पीएफआई में तो कोई मुसलमान है ही नहीं, पीएफआई शब्द में तो कोई मुसलमान शब्द है ही नहीं। मिस्टर नकवी, कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये सरकार समाज की, इस देश के 140-45 करोड़ लोगों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति संकल्पबद्ध है। अगर वो आतंकवाद यहाँ होगा जो आज जो है वो 8.5 साल से किसी भी लाजपत नगर में जो है वो विस्फोट नहीं हो पाया, मुंबई में सीरियल बम धमाके नहीं हो पाए, कलकत्ता में धमाके आतंकवादियों के नहीं हो पाए, अजमेर में नहीं हो पाया, मक्का मस्जिद में नहीं हो पाया, लखनऊ में नहीं हो पाया, या गुवाहाटी में नहीं हो पाया, या देश के किसी कोने में आतंकवादियों के शैतानी धमाके नहीं हो पाए जिसमें कि बेकसूर लोगों की जानें गई थी। गुड पॉइंट। तो इसमें ये क्या केवल हिंदू और मुसलमान, केवल एक किसी कम्युनिटी की सुरक्षा है क्या? धर्म की बात, या मारे जाते हैं जब आतंकवादियों के हमलों में, तो वो आतंकवादी चुन के तय करके मारता है क्या कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, कि ये सिख है, ये ईसाई है? वो तो हिंदुस्तानी समझ के बर्बाद करता है। इसलिए ये बात हमें समझ रखना चाहिए कि देश को तबाह करने वाले आपके भी उतने ही दुश्मन हैं जितने देश के दुश्मन हैं। जी नकवी जी, राशिद अल्वी, क्या, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या इस देश में कुछ लोग एंटी इंडिया लॉबी के हैं और वो इस पूरे प्रकरण को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जैसा आरोप लगातार लगाया जा रहा है? राशिद अल्वी, मेरे ख्याल से इस देश के अंदर कोई एंटी इंडिया लॉबी नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि देश की जनता, देश के लोग देशभक्त हैं। अगर आप किसी को मानते हैं कि इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो उसके नाम बताइए, कौन लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, ये पता चलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई नहीं है जो भारत के अंदर रहता है और देश के खिलाफ कार्रवाई करता है। क्या आपको लगता है जो पीएफआई काम कर रहा है और जिस तरह से बार बार कई चीजें सामने निकल के आ रही है, 2047 का एक बिहार पुलिस ने मॉडल निकाला था जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग की बात की गई थी, जो बिहार पुलिस ने निकाला था, उसके बाद हमने देखा किस तरह से एक हाई एंड ट्रांसमिशन मिला है पीएफआई के पास। ये सब चीजें शक के घेरे को और ताजा करती हैं। क्या आपको लगता है पीएफआई पे क्रैकडाउन जायज है? सुनिए मेरी बात, क्या ये मुमकिन है कि 2047 तक अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इसे इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए तो बन जाएगी? पाकिस्तान नहीं बन पाया इस्लामिक स्टेट, दुनिया में 50 मुल्क हैं वो नहीं बन पाए इस्लामिक स्टेट। हिंदुस्तान जहाँ पे 85% हिंदू रहता है वहाँ पे इस्लामिक स्टेट कैसे बना दोगे? ये पुलिस का बनाया हुआ खेल है। और अगर कोई कहता है कि हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो लोग जो कहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बना दो या इस्लामिक स्टेट बना दो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों बराबर के जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एसटी हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद अल्वी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।